हेलो एवरीवन। तो वेलकम है आपका एक बार फिर से होम साइंस विद चार्ली में। आप सभी लोगों को गुड इवनिंग, नमस्ते। तो कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, थोड़ा सा कुछ रीज़न था, तो अब दोबारा से हम लोग करेंगे आज। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 26 है। इसके पहले हम लोग 25 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, चैनल पे जाके वीडियो है। और जैसा कि आपको पता ही है कि वीडियो जो है टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी या फिर जो भी होम साइंस के आपके एग्ज़ाम है उसके लिए हेल्पफुल है। तो आई होप कि आप लोगों ने शाम का स्नैक्स वगैरह ले लिया होगा, चाय वाय पी ही ली होगी, क्योंकि मौसम भी अब अच्छा ही आ रहा है तो चाय वाय पी के मज़ा आता है। थोड़ी सी चाय वैसे हेल्दी तो नहीं होती, बट पी करके जो है अच्छा लगता है और एक पॉजिटिव या ये कहें कि एक एनर्जेटिक फीलिंग आती है। तो चलिए फ़िलहाल यही सब बातें हैं और बिना किसी देर के हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सभी मिसलेनियस क्वेश्चन हम करते हैं, आपको पता ही है, टेक्सटाइल से भी, फूड साइंस से भी, एक्सटेंशन से भी, है ना। आज मैचिंग वाले क्वेश्चन कम हैं। जिन लोगों को मैचिंग वाले क्वेश्चन नहीं पसंद है या उनको बहुत लेंदी या फिर बहुत टफ लगते हैं, उनके लिए अच्छी बात है। आज हमारे वन लाइनर वाले क्वेश्चन ज़्यादा हैं, मैचिंग वाले हैं पर ज़्यादा नहीं है। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्राकृतिक रंजन के लिए कपड़े तैयार करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। प्राकृतिक रंजन की बात हो रही है, ठीक है, ना कि प्राकृतिक रंजक की। तो प्राकृतिक रंजन जो होता है उससे हम क्या, कपड़े तैयार करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। एल्जीरिन के द्वारा, फिटकरी के द्वारा, या माइरोबेलम के द्वारा, या हल्दी के द्वारा। तो कपड़े तैयार करने का काम जो किया जाता है वो किया जाता है हमारा फिटकरी के द्वारा, ठीक है। तो ये हमारा बी ऑप्शन इस वजह से करेक्ट हो जाएगा। एक सेकेंड, अरे फिर है दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि क्षारीय प्रतिकर्मक का बुरा असर पड़ता है ऊनी एवं रेशमी वस्त्रों पर, सूती वस्त्रों पर, लिनन वस्त्रों पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप देखते ही बता सकते हैं कि क्षारीय प्रतिकर्मक जो होते हैं वो बुरा असर किस पे डालते हैं। जो आपके ऊनी और रेशमी कपड़े होते हैं, यानी कि जो वूल और आपका सिल्क होता है, उन कपड़ों पर ये अच्छा प्रभाव नहीं डालते हैं। तो इस वजह से हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी में ये होता कि, एक सेकेंड, अगर इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा होता कि क्षारीय प्रतिकर्मक किस पर बुरा असर नहीं डालते हैं, तो हम सूती वस्त्रों पे जा सकते थे, है ना, क्योंकि जो वानस्पतिक रेशे होते हैं उन पे क्षारीय प्रतिकर्मक का बुरा असर नहीं पड़ता है। फिर हमारा कि उत्तम संचार केवल तभी घटित होता है जब अधिक व्यक्तियों को अधिक संदेश दिए जाते हैं, या फिर सही व्यक्तियों को सही समय पर सही संदेश दिए जाते हैं, या संदेश के संप्रेषण के लिए विभिन्न संचार माध्यमों का उपयोग किया जाता है, या फिर संदेश विस्तृत तथा शोधाहरण हो, मतलब कि उदाहरण के सहित हो। तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका सही कम्युनिकेशन कब माना जाएगा, मतलब बिल्कुल सही तरीके का, कि जब सही व्यक्तियों को आप सही समय पर सही मैसेज दें। बात तो बिल्कुल सही है। अब पता चला आपको मैसेज देना है किसी और को, आप दे रहे हैं किसी और को, या आपको देना है किसी और तरह का और आप दे रहे हैं किसी और तरह का। इस वजह से आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपको मैसेज देना है वो आप दूसरे को सही तरीके का दे पाएँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, कहाँ भाई, हाँ, फिर है कि शोध विकल्प में यादृच्छिकरण मॉडल है। तो शोध विकल्प में यादृच्छिकरण मॉडल की बात कर रहे हैं कि कौन सा क्या है इसमें। तो जनसंख्या में से यादृच्छिक प्रतिदर्श चुनना, या प्रतिदर्श को दो या दो से अधिक वर्गों में यादृच्छिक रूप में विभाजित करना, या फिर उपलब्ध प्रतिदर्श का चयन करना, या प्रतिदर्श के रूप में क्लस्टर का चयन करना। तो यादृच्छिकरण मॉडल जो आपका होता है उसमें ये होता है कि जनसंख्या में से यादृच्छिकरण प्रतिदर्श चुनना, ठीक है। यादृच्छिकरण मॉडल में ही होता है कि यादृच्छिकरण प्रतिदर्श को आप चुनें, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वैसे ये क्या कहते हैं, रिसर्च वगैरह तो पीजीटी या जीआईसी में पूछा जाता है, टीजीटी वगैरह में नहीं आते हैं, बट ठीक है, यहाँ पर हम सब चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं तो सभी जो है ज़रूरी है। और ये नेट का क्वेश्चन है, तो आपको नेट के एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन आपका है वो हेल्पफुल होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा कि वेरिएबल जिसमें फेरबदल किया जा सकता हो, आश्रित वेरिएबल, स्वतंत्र वेरिएबल, या सतत वेरिएबल, या विविक्त वेरिएबल। तो फेरबदल वाली बात जो कर रहे हैं, तो फेरबदल हम किस में कर सकते हैं, जो आपका स्वतंत्र वेरिएबल होता है, ठीक है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसमें हम लोग फेरबदल कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मुक्तोत्तर प्रश्न से प्राप्त होता है। मुक्तोत्तर मतलब कि ऐसा मतलब ऐसा उत्तर जिससे आपको, सॉरी, ऐसा प्रश्न जिसमें आप कोई भी उत्तर दे सकें, है ना, बिल्कुल आप फ्री हो आंसर करने के लिए, ठीक है। तो इनसे क्या प्राप्त होता है, अगर आप कोई ऐसा प्रश्न पूछे जिसके कोई भी आंसर दे सके, तो प्रधान उत्तर होगा, सही आंकड़े होंगे, या निष्पक्ष परिणाम होगा, या विविध उत्तर होगा। तो इसमें डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, विविध उत्तर। विविध उत्तर का मतलब होता है कि बहुत सारी वैरायटी में आप आंसर दे सकें, है ना, आप उसका मतलब किसी भी तरीके से, और एक क्वेश्चन का आप कई सारा आंसर दे सको, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं कि डाइवर्जेंट थिंकिंग से हम रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जब जो लोग डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं वो लोग एक समस्या का कई सॉल्यूशन बताते हैं। तो यहाँ पर वही उसी से रिलेटेड बात हो रही कि एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आप कई सारा आंसर दे सकते हैं, है ना। तो कई सारा आंसर कौन दे सकता है, जो डाइवर्जेंट सोचेगा।
इस वजह से यहाँ पर विविध उत्तर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, फिर है कि समसामयिक विकास परक विस्तार कार्य में किस उपागम को अपनाया जाता है। तो किसको अपनाया जाता है, एकीकृत उपागम या बहुउद्देशीय उपागम या क्षेत्र विकास उपागम या सहभागी उपागम। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। सहभागी उपागम में क्या करते हैं हम कि समसामयिक विकास परक विस्तार कार्य में सहभागी उपागम को अपनाया जाता है। ठीक है, फिर हमारा कि एक प्रभावशील विस्तार कार्यक्रम कैसा होता है, लक्षित समूह की आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है या सरकार के निर्देशों के अंतर्गत कार्य करता है या फिर विस्तार कार्यकर्ताओं की योजना के अनुरूप कार्य करता है या सीमित निधि के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, तो जो एक प्रभावशाली यानी कि जो इफेक्टिव एक्सटेंशन प्रोग्राम होता है वो क्या करता है, जो लक्षित मतलब जो उनका एक टारगेट समूह जो उनका है, टारगेट ग्रुप है, उनकी नीड को ध्यान में रखते हुए काम करता है। बात बिल्कुल सही है, जो एक्सटेंशन प्रोग्राम बनाए जाते हैं वो किसी न किसी समूह को या किसी न किसी चीज़ को देख करके बनाया जाता है ना, टारगेट किया जाता है कि भाई ये जो क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कोई प्रोग्राम बनाया गया वो 20 से लेकर के 35 साल के महिलाओं या पुरुषों के लिए है, तो उनको ध्यान में रख करके ही काम करेंगे, ना कि वो ऐसा काम करेंगे कि उसमें बच्चों का भी फायदा हो जाए, बूढ़ों का भी फायदा हो जाए, है ना। तो इस वजह से आपका ये लक्षित समूह की आवश्यकताओं का ध्यान में रख कर काम करेगा। ठीक है, फिर हमारा कि प्रभावशील प्रबंधन किसकी प्रामाणिकता को मानता है। यहाँ पर मैनेजमेंट की बात हो रही है, तो किसको मानता है, संसाधनों को मानता है या निर्णयन को या प्रबंधन प्रक्रिया को या मूल्यों तथा मानकों को। तो जो प्रभावशाली प्रबंधन की बात हो रही है वो किसको मानते हैं, संसाधनों को। ठीक है, किसको मानेंगे, जो संसाधन होते हैं उनकी प्रामाणिकता को ये मानते हैं। ठीक है, फिर है कि बैंड्यूरा का सामाजिक संज्ञानात्मक ज्ञान प्राप्ति में किस पर बल दिया जाता है या किस पर बल दिया गया है। जो आपके बैंडूरा हैं जिन्होंने लर्निंग थ्योरी दी थी कि संज्ञानात्मक सोच तथा समस्या का समाधान या फिर ज्ञान प्राप्ति परक व्यवहार या संज्ञानात्मक अनुक्रिया पैटर्न की सामाजिक भूमिका या फिर संज्ञानात्मक समस्या समाधान दक्षताएं एवं क्षमताएं या विशिष्ट दर्शनीय अनुक्रियाएं। ठीक है, तो इसमें जो आप इन्होंने बल दिया था उसमें इन्होंने बल दिया था आपका ज्ञान प्राप्ति व्यवहार और संज्ञानात्मक अनुक्रिया पैटर्न की सामाजिक भूमिका। ठीक है, तो ये बैंडूरा का अगर आपने मॉडल नहीं पढ़ा हुआ है तो मैंने आपको बताया था ना कि हिमांशी सिंह जो लेट्स लर्न चैनल है वहाँ पर जाकर के आप उनकी पूरी थ्योरी पढ़ सकते हैं। इन्होंने अच्छी खासी, और इस थ्योरी से क्वेश्चन भी आते हैं तो आप ज़रूर इसको पढ़िए। ठीक है, फिर है कि आपका दूसरा है कि किंडरगार्टन के जनक कौन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका, तो किंडरगार्टन के जनक आपके हैं ये फ्रॉबेल। ठीक है, इन्होंने जो है बच्चों को क्या माना था, बगीचे के समान माना था, और इसके बाद जो टीचर है उसको इन्होंने एक माली की संज्ञा दी थी। इनके कहने का मतलब ये था जिस तरीके से माली बगीचे को सींच करके पेड़ पौधों को बड़ा करता है, उनको नरिशमेंट देता है पेड़ पौधों को, सेम उसी तरीके से जो टीचर है वो बच्चे को क्या करे, एक पौधे की तरह उसकी देखभाल करे और उसको नरिश करे, ना कि उसको डांटे फटकारे और उसको उसके ऊपर रूल करे। ठीक है, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट है तो इसको हमें नहीं करना, नीचे वाला। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी तागा का नंबर देने की प्रत्यक्ष प्रणाली नहीं है। या आपको पता है तागा का नंबर देने की प्रत्यक्ष डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रणाली दी जाती है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहे हैं कि डायरेक्ट प्रणाली नहीं है, तो इसमें जो आपका कॉटन काउंट है, मैट्रिक काउंट है और जो टेक्स्ट है ये आपकी प्रत्यक्ष प्रणाली के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रणाली, एक सेकेंड, तो इसमें जो हमारा डेनियर है ये आपका प्रत्यक्ष प्रणाली के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, इस वजह से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारा कि लूपों की उस श्रृंखला को क्या कहते हैं जो वस्त्र में क्षैतिजीय रूप में प्रतिच्छेदन करती है। क्षैतिजीय का मतलब हॉरिजेंटल रूप से जो चलती है, तो उसमें कोर्सेस बोलते हैं, वेल्स बोलते हैं, ताना बोलते हैं या बाना बोलते हैं। तो आपको भी पता है ये जो आपका ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा, इसको बाना बोलते हैं, जो इस तरीके से प्रतिच्छेदन करती है। ठीक है, इस तरीके से आपको पता है ना, ताना बाना, इस तरीके से जो धागा इस तरह लगे उसको ताना बोलते हैं, जो ऐसे ऐसे चलता है उसको बाना बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा कि लोहे के शोषण के लिए निम्नलिखित पौष्टिक तत्व की आवश्यकता होती है, यानी कि आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको भी पता है विटामिन सी जो होता है वो लोहे के अवशोषण के लिए अच्छा होता है। ठीक है, फिर है मंद बुद्धि निम्नलिखित की कमी के कारण होती है। थोड़ा सा जो बच्चे मेंटली रिटार्डेड पैदा होते हैं, उनके थोड़ा सा मेंटली रिटार्डेड होते हैं, उनकी इनकी कमी से। विटामिन ए, कैल्शियम, आयोडीन, लोहा। तो आपको पता है आयोडीन की कमी से बच्चा क्या होता है, थोड़ा सा मेंटली रिटार्डेड हो जाता है। ठीक है, फिर है कि दोबारा हो गया। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओमेगा 3 वसा अम्ल है। ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड की बात हो रही है, तो लिनोलेइक अम्ल है या अल्फा लिनोलेनिक अम्ल है या आर्किडोनिक अम्ल है या ओलिक अम्ल है। इसमें जो आपका अल्फा लिनोलेनिक अम्ल है ये आपका आंसर सही होगा। ठीक है, अल्फा लिनोलेनिक अम्ल जो होता है उसको ओमेगा 3 फैटी एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, और जो आपका ये लिनोलेइक है इसको आप जो है, एक सेकेंड, ये आज मार्कर अच्छे से चल नहीं रहा है, सॉरी। तो इसको जो ये आपका ये वाला है, मतलब ए वाला ऑप्शन, इसको हम लोग ओमेगा 6 भी बोलते हैं। ठीक है, और ओमेगा 6 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं O6, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूध में मुख्य प्रोटीन कौन सा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, केसीन प्रोटीन होता है दूध में। ठीक है,
और जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है आपका, ये किसका है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और जो मायोग्लोबिन है ये भी आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। फिर साड़ी पर इस्त्री करते समय पहले क्या करना चाहिए, पहले पल्लू पर इस्त्री करी जानी चाहिए, या बॉर्डर पर, या फिर किनारी पर, या उपयुक्त सभी। इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है पहले बॉर्डर पर जो है इस्त्री करना चाहिए, ठीक है। बहुत ही आसान और बेसिक क्वेश्चन है, मुझे लगा तो मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट तो मुझे लगा नहीं, बट ठीक है, क्या कहते हैं, एग्जाम का कोई भरोसा नहीं होता कि कहाँ से क्या पूछ लिया जाए, ठीक है। फिर है कि तेज़ धूप में सुखाना चाहिए। तेज़ धूप में आप किन कपड़ों को सुखाएंगे, श्वेत सूती वस्त्र को, रंगीन सूती वस्त्र को, या ऊनी वस्त्र को, या रेशमी वस्त्र को। देख करके ये आप बता सकते हैं, बहुत ही आसान, कि श्वेत सूती वस्त्र यानी कि जो सफ़ेद सूती वस्त्र होता है उसको आप बढ़िया तेज़ धूप में सुखा सकते हैं, ठीक है। फिर यह वस्त्र सुंदर, नवीन, ताज़ा एवं जीवंत दिखता है। मतलब वस्त्र को आप सुंदर, नवीन, ताज़ा कब दिखता है, वो मरम्मत करने से, दाग धब्बे छुड़ा देने से, परिष्कृत कर देने से, या धुलाई कर देने से। तो इसमें होता क्या है, हाँ, तो इसमें होता क्या है कि मरम्मत करने से, दाग धब्बे छुड़ा देने से, या परिष्कृत कर देने से। तो जब वस्त्र बिल्कुल सुंदर दिखना होता है तो जाहिर सी बात है जब हम उसके दाग धब्बे छुड़ा करके फिर उसको धुलेंगे, आयन करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा दिखेगा, ठीक है। फिर है कि वनस्पति स्रोत से प्राप्त रेशे हैं, तो ये बात आपको पता ही है, कौन से हैं, आपका लिनन है, ठीक है। हाँ, लिनन है ये। और बाकी आपके जो रेशम है ये क्या बोलते हैं, जंतु जगत से प्राप्त है रेशा, जिसको बोलते हैं हम लोग। और रेयान जो आपका क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो हालांकि रेयान आपको पता ही है, ये क्या बोलते हैं, बांस की लुगदी और कुछ वो करके, बांस की लुगदी और कई सारे नाइट्रिक अम्ल और ये सारी चीज़ें मिला करके बनाया जाता है। तो रेयान को हम इस तरीके से लेते हैं, ठीक है। फिर है हमारा कि वस्त्रों को धोने से पहले जरूरी है पानी में फुलाना या फिर खंगालना, मरम्मत करना व दाग धब्बे छुड़ाना, या भट्टी चढ़ाना। तो ये इसमें भी आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा कि मरम्मत करके फिर दाग धब्बे छुड़ा करके तब आपको वस्त्र को मतलब धोना चाहिए, ठीक है। फिर है कि वस्त्रों की छटाई करनी चाहिए। इसका मतलब, छटाई का मतलब ये है कि जब आप कपड़े धोने जा रहे होते हैं तो आपको कपड़ों को अलग कर लेना चाहिए। तो उस पर क्या क्या करना चाहिए, पहले रंगों के आधार पर आपको कपड़े अलग कर लेने चाहिए, या रचना एवं वयन के आधार पर आपको कपड़े अलग कर लेने चाहिए, या वस्त्र की किस्म के अनुसार, या फिर उपयुक्त सभी। इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो डी, यानी कि सभी के आधार पर आपको कपड़े अलग करके फिर आपको कपड़े धोने चाहिए। भाई कलर भी अगर सारे कलर के कपड़े आप एक साथ धुलेंगे तो एक कपड़े का कलर दूसरे कलर ऊपर चढ़ सकता है, ठीक है। रचना मतलब कि कपड़े का आप देख लो उसकी बुनावट कैसी है और उसका टेक्सचर कैसा, वो चीज़ देख करके भी, है ना। कोई बहुत मोटा है तो पता चला आपने उसको बहुत ज़्यादा रगड़ दिया या पीट पीट के धो दिया तो वो खराब हो सकता है। वस्त्र की किस्म भी आपको देख लेनी चाहिए कि कौन सा कपड़ा आपका डेली यूज़ वाला है, या कौन सा कपड़ा बहुत महंगा है, बहुत अच्छा है ना। ये सब चीज़ देख करके फिर करना चाहिए। फिर क्षारीय प्रतिकर्मक का बुरा असर पड़ता है ऊनी एवं रेशमी वस्त्रों पर। अच्छा, ये तो हमारा हो चुका है आई थिंक, बट कोई बात नहीं, फिर से निशान मार लेते हैं। तो ऊनी और रेशमी वस्त्रों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। फिर नीली स्याही का दाग छुड़ाने के लिए, जो नीली स्याही होती है उसका दाग छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए, वस्त्र को साबुन पानी से धोना चाहिए, या दाग पर नमक नींबू रगड़ना चाहिए, या दाग को कच्चे दूध से धोना चाहिए, या सभी करना चाहिए। इसमें जो आपका ऑप्शन डी होगा, सभी चीज़ें इसमें करनी चाहिए, फिर आपका नीला जो दाग है वो छूट सकता है, ठीक है। फिर वानस्पतिक दाग छुड़ाने के लिए कि क्षारीय प्रतिकर्मों का उपयोग करना पड़ता है, अम्लीय प्रतिकर्मों का उपयोग करना पड़ता है, या क्षारीय एवं अम्लीय दोनों ही प्रतिकर्मकों का उपयोग किया जाता है, या वसा घोलक एवं वसा अवशोषक का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो वानस्पतिक दाग हैं आपको उनको छुड़ाने के लिए आपको क्षारीय प्रतिकर्मकों का उपयोग करना पड़ता है, ठीक है। फिर चिकनाई युक्त दाग धब्बों को छुड़ाया जाता है साबुन पानी से, गर्म पानी एवं सोडा से, वसा घोलक एवं वसा अवशोषक से, या उपयुक्त सभी से। तो इसमें जो आपका वसा घोलक एवं वसा अवशोषक होते हैं उनसे हम जो है चिकनाई वाले दाग धब्बों को छुड़ाते हैं। फिर पेंट एवं वार्निश के दाग छूट जाते हैं वसा घोलक के छुड़ाने पर, साबुन या पानी से धोने पर, या साबुन पानी एवं नमक से रगड़ कर धोने पर, या उपयुक्त सभी। तो इसमें जो आपका पेंट एवं वार्निश का दाग होता है वो वसा घोलक से छुड़ाने पर आपका छूट जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि प्रायः दाग धब्बे छुड़ाने के लिए अम्लीय प्रतिकर्मकों का उपयोग किया जाता है, ये हानिकारक नहीं होते। मतलब कि शुद्ध अगर बोला जाए तो अम्लीय प्रतिकर्मकों का उपयोग कौन से दाग धब्बे छुड़ाने के लिए किया जाता है, तो जो आपके ऊनी और रेशमी वस्त्र हैं उनके लिए, सूती एवं लिनन वस्त्र हैं उनके लिए, या उपयुक्त दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अम्लीय प्रतिकर्मक की बात करें तो अम्लीय प्रतिकर्मक आपके जो होते हैं वो ऊन और रेशमी वस्त्रों के लिए उपयोगी मतलब अच्छे माने जाते हैं, ठीक है, जो अम्लीय प्रतिकर्मक होते हैं। इसके बाद फिर आपका हल्दी के दाग छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए, वस्त्र को साबुन से धोने के पश्चात सूर्य के प्रकाश में विरंजित करना चाहिए, ग्लिसरीन के तनु घोल से दाग छुड़ाना चाहिए, ठंडे पानी की धार बनाकर दाग को धोना चाहिए, या फिर उपयुक्त सभी। तो जो हल्दी का दाग छुड़ाने वाली बात होती है उसमें आपको चारों चीज़ें आप करके हल्दी का दाग छुड़ाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्राणिज वर्ग के दाग धब्बे छूट जाते हैं ठंडे पानी एवं साबुन से धोने पर, गर्म पानी एवं साबुन से धोने पर, या ठंडे पानी एवं नमक और साबुन से धोने पर, या उपयुक्त सभी। तो जो आपके प्राणिज वर्ग के दाग होते हैं इनमें प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो इनको हमेशा हमें ठंडे पानी और नमक या फिर साबुन से धोने पर इनको छुड़ाया जा सकता है, ठीक है।
अगर ये हम इनको गर्म पानी से धुलेंगे तो उसमें प्रोटीन होता है, और आपको पता है कि प्रोटीन गर्म चीज़ मतलब गर्म, जब अगर आप गर्म पानी में या गर्म चीज़ से उसको वो करेंगे तो प्रोटीन का जो दाग होगा वो और ज़्यादा मतलब जम जाएगा, और ज़्यादा मतलब स्ट्रांग हो जाएगा, फिर वो छूट नहीं पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि प्रोटीन को अगर गर्म उष्मा देते हैं तो वो जम जाता है। ठीक है। फिर प्राणिज वर्ग के दाग हैं, मूत्र के दाग या फिर पसीने के दाग या रक्त के दाग या उपयुक्त सभी। तो आपका जो ब्लड वाला वो होता है, ब्लड स्टेन होता है, मतलब रक्त के जो दाग होते हैं वो प्राणिज वर्ग के दाग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा, एक सेकंड, हाँ, बैंकिंग लिखा हुआ है इसमें, इसका मतलब है बेकिंग। ठीक है। बेकिंग विधि द्वारा तैयार किया जाता है। दम आलू, समोसे, केक, सब्जियां। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो बिल्कुल केक के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है कि सूप या सॉस तैयार करते समय सब्जियों का रस एवं मृदा निकाला जाता है, जिसे कहते हैं स्टॉक, कैरामल या फिर पोच या फिर कैंडी। ठीक है। तो इस तरीके के उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। ठीक है। ये नेट का क्वेश्चन है, मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा यहाँ कर देते हैं, पीजीटी वगैरह में पूछा जा सकता है। ठीक है। तो इसको स्टॉक कहते हैं। हाँ। फिर है उबाल कर भोजन पकाने से लाभ है। क्या होता है, भोजन नरम एवं सुपाच्य हो जाता है, पोषक तत्व तो कम से कम नष्ट होते हैं, या उपयुक्त दोनों। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी है कि उपयुक्त दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि पसीने के दाग आते हैं प्राणिज वर्ग के अंतर्गत, वानस्पतिक वर्ग के अंतर्गत, या उपयुक्त तथा बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो पसीने के दाग आपके आते हैं, एक सेकंड, ये इनमें से कोई नहीं आते। ठीक है। तो पसीने के दाग जो होते हैं वो ना प्राणिज के अंतर्गत आते हैं ना भी वानस्पतिक के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि जो पसीने का दाग होता है, पसीने में प्रोटीन नहीं होता, इस वजह से हम इसको प्राणिज वर्ग के अंतर्गत नहीं रख सकते। ठीक है। बल्कि जो पसीने का दाग होता है वो आपका जो अम्लीय प्रतिकर क्या बोलते हैं उसको, अम्लीय वर्ग के अंतर्गत आते हैं, मतलब कि अम्लीय प्रकृति के जो दाग होते हैं उनके अंतर्गत पसीने के दाग आते हैं, और प्राणिज के अंतर्गत इसलिए नहीं आते क्योंकि इसमें प्रोटीन नहीं होता। ठीक है। तो ये हमारा पसीने वाला दाग हो गया। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था कि अम्लीय युक्त दाग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, या अम्लीय युक्त वर्ग के अंतर्गत आते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा कि भोजन पकाते समय पौष्टिकता बढ़ाने के उपाय हैं। सब्जियों को काटने से पहले धोना, ज़्यादा देर तक भोज्य पदार्थों को नहीं पकाना, भोज्य पदार्थों को अधिक तला भुना नहीं जाना चाहिए, उपयुक्त सभी। बहुत ही आसान क्वेश्चन, उपयुक्त सभी। ठीक है। फिर है कि नेक्स्ट हमारा गुनगुने पानी में भोजन पकाने की विधि को कहते हैं खदकाना, उबालना, भूनना, तलना। तो खदकाना यानी कि सिमरिंग की बात हो रही है, तो गुनगुने पानी में जो भोजन को हम पकाते हैं उसको हम बोलते हैं खदकाना, यानी कि सिमरिंग की बात हो रही है। ठीक है। तो सिमरिंग हमारा यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है। फिर वसा में भोजन पकाने से लाभ होता है, भोजन देर से पचता है इसलिए भूख देरी से लगती है, स्वादिष्ट लगता है, उपयुक्त ए तथा बी दोनों। ठीक है। मैं थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि ऐसा कुछ लग नहीं रहा है क्वेश्चंस में कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मतलब एक्सप्लेन किया जाए, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, इस वजह से मैं फटाफट आंसर की तरफ बढ़ रही हूँ। ठीक है। कम टाइम में आपके भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप ज़्यादा सॉल्व कर पाएँ। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि बात बिल्कुल सही है कि आप जब बहुत ज़्यादा फैटी भोजन ले लेते हैं तो वो देर से पचता है। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि जो फैट होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है इसका स्ट्रक्चर, तो वो उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, इस वजह से हमारा पेट जो है काफ़ी देर तक भरा भरा हुआ लगता है और खाने में स्वादिष्ट भी लगता है। हालांकि सिर्फ यहाँ भोजन पकाने से लाभ की बात हो रही है, अदरवाइज जो ये आपका बहुत वसा वाला भोजन होता है वो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। ठीक है। तो इस वजह से ना हमें बहुत कम ना हमें बहुत ज़्यादा, एक मॉडरेट अमाउंट में हमें जो है वसा वाला भोजन खाना चाहिए। ठीक है। फिर हमारा असर्सन है कि किशोर काल का विकास सामाजिक संदर्भ में होता है। रीजन दे रखा है, ऐसा इसलिए है कि किशोर सामाजिक परिवेश में अधिक समय व्यतीत करते हैं तथा करना चाहते हैं। तो इसका मैंने वहाँ क्या बोलते हैं, इसका कूट नहीं लगाया हुआ है मैंने। इसमें जो सही ऑप्शन आपका होगा ये वाला तो आपका सही माना जाएगा। ठीक है। यानी कि ए सही है और आर आपका गलत है। ठीक है। क्योंकि ये बात तो सही, इनका विकास जो होता है वो सामाजिक संदर्भ में होता है, लेकिन कारण जो दे रखा है ना कि सामाजिक परिवेश में अधिक समय व्यतीत करते तथा करना चाहते हैं, ये चीज़ इसमें कारण इन्होंने सही नहीं दिया हुआ, इस वजह से आपका ए सही है और आर गलत हो जाएगा। ठीक है। फिर हमारा मैचिंग वाला है, मैचिंग के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, परेशान नहीं होना है। ये ग्रीन कलर होता है आपका, तो उसको हम किससे करते हैं, ग्रीन कलर आपको पता ही है किससे, क्लोरोफिल से। ठीक है। फिर हमारा है गहरा पीला, तो गहरा पीला जो कलर होता है वो क्या होगा आपका, कैरोटीनॉइड्स हो जाएगा। फिर है सफ़ेद कलर, तो सफ़ेद कलर जो आपका होगा वो आएगा आपका फ्लेवोन्स की तरफ आ जाएगा। ठीक है। और जामुनी कलर आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा एंथोसाइनिन। ठीक है। तो ये हमने चारों मैच कर लिया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है नेट वगैरह में, या फिर अब तो टीजीटी पीजीटी में भी ये क्वेश्चन आने लग गए हैं। ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखिए, हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और ऐसा मत सोचिए कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ऐसा नहीं आ सकता है। अब पढ़ाई को लिमिट में करके मत करिए। ठीक है। कि इतना इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल बाउंड मत करिए खुद को, ऐसे क्वेश्चन तो आते ही नहीं है, ऐसे तो आ नहीं सकते, तो ये सब मत कीजिए। जिस तरह के और जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं उसको समझिए, सॉल्व कीजिए, अपनी मेमोरी में उसको फीड करिए। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है कि नवप्रवर्तक यानी कि इनोवेटर की बात हो रही है। इनोवेटर कौन होते हैं, जो नए विचारों को अपना लेते हैं उनको हम लोग इनोवेटर्स बोलते हैं। पीछे रह जाने वाले, पीछे रह जाने वाले का मतलब होता है लेगार्ड्स बोलते हैं जिनको। तो जो लेगार्ड्स होते हैं वो सबसे लास्ट में अपने विचार, नई चीज़ों को सबसे लास्ट में वो अडॉप्ट करते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा नवीनीकरण, यानी कि नवीनीकरण को अंत में अपनाने वाले। ठीक है। फिर दूरस्थ शिक्षा यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन, तो डिस्टेंस एजुकेशन क्या होता है, बिखरे हुए लोगों को शिक्षित करना।
जो लोग का भाई पढ़ाई वढ़ाई छूट गई है या वो किसी वजह से नहीं पढ़ पाए, तो उनको ये शिक्षा देने का काम होता है, ठीक है। पार्ट टाइम लोग अपनी पढ़ाई कर लेते हैं और बढ़िया डिग्री भी ले लेते हैं। फिर व्यक्तिगत प्रणाली यानी कि इंडिविजुअल अप्रोच की बात हो रही है। तो इंडिविजुअल अप्रोच का मतलब क्या होता है, एक एक व्यक्ति से जाकर के आप मिलें या एक एक व्यक्ति से जाकर के निपटें। तो हमारा ये लोगों से व्यक्तिगत रूप से निपटना या मिलना व्यक्तिगत प्रणाली आपकी हो गई, ठीक है। फिर है कि प्रभावशाली योजना के निरीक्षण और मूल्यांकन के लिए आंतरिक पद्धति जरूरी है। असर्जन है ये आपका कि प्रभावशाली, अगर आपने कोई बहुत इफेक्टिव प्लानिंग करी है तो उसके लिए आपको प्रॉपर एवेल्यूशन भी होना चाहिए और उसका ऑब्जर्वेशन भी होना चाहिए, ठीक है। तो आंतरिक पद्धति जरूरी है, मतलब मूल्यांकन के लिए आपको सही अप्रोच जरूरी है, ठीक है। अब उसका रीजन दे रखा है कि निरीक्षण द्वारा तत्काल जरूरी परिवर्तन लाया जा सकता है ताकि वांछित लक्ष्य निर्धारित समय में प्राप्त किया जा सके। आप खुद सोचो कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं और उसी टाइम बीच में ही आप पहली चीज़, आप मान लीजिए कुछ कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम होस्ट कर रहे हैं और दूसरा आपने लगा रखा है कि आप इस चीज़ को देखिएगा कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ या कहाँ पे मुझे और ज़्यादा सही अप्रोच करने की ज़रूरत है। तो जो वो इंसान अगर आपको उसी वक्त बता देगा कि देखिए यहाँ पर आप सही नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप तुरंत उस चीज़ में सुधार लाएंगे, है ना। तो जब आप उस चीज़ में सुधार लाएंगे तो जो आपका सबसे लास्ट में जो आपका उद्देश्य होगा वो बड़े आसानी से पूरा हो जाएगा, मतलब, और आप जिस उद्देश्य के साथ काम कर रहे हैं उसको आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे और आपका टारगेट भी अचीव हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी गलती आपको बीच में ही पता चल गई तो आपने तुरंत उसको सुधार कर लिया। तो आप खुद यहाँ पर सोचो कि दोनों बातें बिल्कुल सही है कि नहीं सही। इस वजह से हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि ए एंड आर बोथ आर राइट, और ये जो आर ए है वो उसकी सही व्याख्या है। समझ में आई बात। नेक्स्ट है हमारा, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन आपके तैयार होंगे। जरूरतों का पदानुक्रम की बात हो रही है, ठीक है। हायरार्की ऑफ नीड्स जो है थ्योरी उनकी किसकी है, मैस्लो की है, ठीक है। अब्राहम मैस्लो ने दे रखी है। अनुभव का कोन है ना, कोन ऑफ एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं, तो वो किसने दे रखा है, एडगर डेल ने आपके, ठीक है। फिर है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ठीक है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात किसने करी थी आपकी, बलवंत राय मेहता ने, ठीक। इसके बाद ग्रामीण सहभागिता यानी कि पीआरए की बात हो रही है, तो आपका ग्रामीण सहभागिता का मूल्यांकन किसने, रॉबर्ट चैम्बर ने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा सही हो गया। फिर है एक क्वेश्चन और है, मतलब मैचिंग वाला है कि एक प्रश्नलेव जिसमें प्रश्नों के सेट होते हैं, तो जो प्रश्नों के सेट होते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, प्रश्नावली यानी क्वेश्चनायर बोलते हैं। फिर एक सुसंचरित प्रश्नों का एक सेट जिसमें शोधार्थी उत्तर नोट करता है, तो ये जो उत्तर नोट करने वाली बात होती है वो आपका क्या होता है, इंटरव्यू, साक्षात्कार बोलते हैं जिसको, ठीक है। फिर है कि विषय या स्थिति का नियोजित एवं विधि पूर्वक अवलोकन, तो जब हम अवलोकन करते हैं तो इसका मतलब क्या, हम क्या कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है कि किसी कार्य या स्थिति को प्रश्नगत करने की अप्रत्यक्ष तकनीकी, तो जो अप्रत्यक्ष तकनीक होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोजेक्टिव, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें हमने मैच कर ली अपनी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इतना ही क्वेश्चन था। मैं मान रही हूँ कि मैंने बहुत जल्दी जल्दी में क्वेश्चन सॉल्व कराया और पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी आ जाती है, मतलब अभी तो नहीं थी एनर्जी, बट जब क्वेश्चन करने बैठी तो बहुत एनर्जी आ गई और मैं बहुत जल्दी जल्दी मैंने सब कुछ एक्सप्लेन मतलब करा दिया आप लोगों को। चलिए कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा स्लो बोलूँगी, वो हो जाता है, मुझे थोड़ी सी बुरी आदत है कह सकते हैं कि बहुत स्पीड में बोलने की, बट कोई नहीं, इससे अच्छा है ना आपका टाइम बचेगा। ये देखिए वीडियो मुझे लगता है कि 22 से 23 मिनट की बनी है, तो आप आराम से जो है 22-23 मिनट में आपके मुझे लगता है 25 से 40 क्वेश्चन तैयार हो गए होंगे, है ना। काउंट तो नहीं किया लेकिन आप लोग में से ये जो मैचिंग वाले क्वेश्चन है मैंने बता रखा है कि इसको आप 4 क्वेश्चन काउंट किया करिए, एक क्वेश्चन काउंट ही मत किया करिए, है ना। अब जैसे इसमें देख लीजिए प्रश्न जिसमें सेट होते हैं क्वेश्चन आया, आप समझ लीजिए डेफिनेशन दी हुई है, बढ़िया, एक 4 कुछ चीज़ें बन गई, इधर आपको 4 चीज़ों की थ्योरी का पता चल गया, ठीक है। तो फिलहाल चलिए अब वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आप सब लोग पढ़िएगा, बताइएगा वीडियो कैसी है, अब देखते हैं फिर आगे क्या कराना है। और चलिए, आज हो सकता है वीडियो में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ हो आपको, क्योंकि इधर आसपास थोड़ा सा शोर हो गया था, उसके लिए वेरी सॉरी। बट चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।